सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 78 साल हो गया आज़ादी का, 78 ईयर हो चुका आज़ादी का। हम लोग 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट में हम लोग आज़ाद हुए। और हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया सो रही है, भारत जग रहा है, भारत स्वतंत्र हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो उत्साह था, जो हैप्पीनेस था, जो खुशियाँ थी, वो एक अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि हम लोग वो चीज़ फील नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो आज़ाद भारत में जन्म लिए, हम लोग को जब से होश आया तब से तो आज़ादी ही फील कर रहे, लेकिन वो संघर्ष करके जो लोग आ रहे हैं और वो जब आज़ादी का उत्सव मना रहे, आज ही के दिन 1947 में जो उत्सव मना होगा, एक अलग ही लेवल का होगा। तो आप देखिएगा 78 साल हो चुका आज़ादी का। 78 साल हो जाए कि 100 साल हो जाए कि 200 साल हो जाए, वो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका जो संघर्ष रहा है उसे भूलना नहीं चाहिए। वो हमारे पूर्वज रहे, वो हमारे आदर्श रहे। और मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी पे अगर हम लोग चर्चा करने लगे तो एक क्लास क्या 100 क्लास भी कम पड़ जाए। पॉसिबल ही नहीं कि आप हर एक घटना के बारे में आप बता पाए अच्छे से, पॉसिबल ही नहीं। तो इतना बड़ा, क्योंकि 200 साल की गुलामी, आप समझ सकते 200 साल की गुलामी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आके हमारे पे गुलाम किया, और 1857 रिवोल्ट, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन का रूल। तो आप समझते लगभग 200 साल। अगर आप प्लासी के युद्ध से देख लीजिए, 1757 से ही देख लीजिए बंगाल में, तो 1757 से लेकर के 1947 मतलब 190 साल, मतलब 200 साल के आसपास हो ही गया लगभग। तो आप समझते 200 साल का गुलामी, और उससे फिर हम लोग कैसे उभरे। मतलब जो जनरेशन ये संघर्ष शुरू किया होगा, वो जनरेशन तो 1947 के 15 अगस्त में तो नहीं होगा, तो वो जस्ट नहीं मनाया होगा। 1857 रिवोल्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो अंग्रेज को के नाक में दम करके रखे थे, तो वो लोग तो नहीं उसका सुख भोग कर पाए। तो संघर्ष उन्होंने किया, सुख भोग हम लोग करें, ताकि वो चाहते थे कि जो कष्ट हम लोग को हुआ वो आने वाला जनरेशन को कष्ट नहीं हो, और एक भविष्य में एक बेहतर भारत, एक अद्भुत भारत का निर्माण कराया जाए। तो आप देखिएगा स्टार्टिंग पीरियड अगर देखा जाए तो अगर 1857 रिवोल्ट से भी पहले देखा जाए तो आप देखिएगा कैसे छोटे जहाँ जनजाति लोग, किसान लोग पे अंग्रेज ने शोषण किया। अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण उनके ऊपर कर रहा है, अनाप शनाप कर लगा रहा है, फेमाइन ला रहा, आर्टिफिशियल फेमाइन ला रहा है, मतलब कृत्रिम अकाल पैदा कर रहा है। अकाल नहीं हो रहा तो भी अकाल, भुखमरी से लोगों की जान जा रही है। तो लोग को ये चीज़ तो महसूस होने लगा था कि ये लोग ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या था भारत पे, अगर आप इतिहास देखिएगा, भारत में जो भी आक्रमण किया है, अगर प्राचीन काल से देखिएगा, शक का आक्रमण हुआ, कुषाण का आक्रमण हुआ, हूण का आक्रमण हुआ, जितना भी आक्रमण हुआ, या उसके बाद तुर्क का मध्यकाल में, है ना, फिर मुगल लोग आए, तो आप देखिएगा जितने लोग यहाँ पे आए यहीं पे बस के रह गए। लेकिन अंग्रेज जो था, आप कह सकते हैं कि अंग्रेज का एक पैर इंडिया में होता था, एक पैर लंदन में होता था। यहां से वो धन उठाता था और वो भेज देता था कहां पे, लंदन। तो उसका मकसद था भारत में आके भारत को क्या करना, लूटना। तो भारत को लूट कर, है ना, और बोला भी जाता है कि जो अंग्रेजी डिक्शनरी में जो लूट शब्द आया है, LOOT, लूट जो आया है, वो यही इंडिया का ही लूट शब्द, हिंदी शब्द से ही बना लूट, जो अंग्रेज ये डिक्शनरी में यूज किया, तो इंडिया से ही लूट शब्द गया। तो इंडिया को लूटने के लिए आया था। आप देखिएगा तो जनजाति लोग के मन में ये चीज आ गया था कि नहीं, ये लोग ठीक आदमी नहीं। अब देखिए संथाल विद्रोह, इस तरह का बहुत सारा विद्रोह चला, किसान लोग विद्रोह चलाए, बिरसा मुंडा, बहुत सारा नाम आता है। तो वो लोग छोटे छोटे स्तर पर विद्रोह चलाना शुरू किए, लेकिन हाँ, उन लोग के अंदर वो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया। आप कह सकते कि राष्ट्रवाद की नींव पड़ गई थी, अर्ध राष्ट्रवाद आप बोल सकते, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में के लिए लड़ रहे थे, उनको अपने क्षेत्र को बचाना था। तो कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र के लिए तो संघर्ष करे। अभी वो अखंड भारत और ये पूरे भारत के लिए ऐसा कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग फेज में देखिए कि वो अपने क्षेत्र के लिए आंदोलन, अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे। वो संघर्ष धीरे धीरे बढ़ते 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 1857 का रिवोल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 का रूप आप देखते हैं, जो कि अच्छा खासा क्षेत्र में भारत में आपको क्या देखने को मिलेगा। अभी भी मिडिल क्लास बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हुए थे 1857 में, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे थे। समझ इसलिए रहे थे क्योंकि अंग्रेज का रणनीति हम लोग को समझ में आ रहा था। आप देखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव जो 1856 में गवर्नर जनरल बन के आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसी के टाइम में 1857 का रिवोल्ट हुआ। अच्छा, जब 1858 में क्राउन बोला कि अब हम रूल करेंगे इंडिया में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता को उखाड़ फेंका, बोला कि इसका जरूरत नहीं है, तो हम लोग को समझाने में वो आप कह सकते हैं कि पूर्णता कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि देखो, अभी तक जो तुम्हारे पे शासन कर रहा था और जो तुम्हारे पे शोषण कर रहा था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम आएंगे तुम्हारे पे शासन करने, और हम तुम्हारे पे शोषण नहीं करेंगे, हम तुमको सभ्य बनाने आए हैं, हम तुम्हारा कल्याण करने आए।
क्योंकि उन लोग बोलता था कि हम लोग को सभ्य बनाने आए, उन लोग के हिसाब से हम लोग असभ्य थे। तो आप देखिएगा हम लोग थोड़ा कंफ्यूज, हम लोग सोच रहे कि अरे यही तो रॉबर्टवा था, ऐसी है ना, यही तो रॉबर्टवा था, रॉबर्ट क्लाइवा 1856 में यही तो था, और अभी भी तो वही है, वही तो शासन कर रहा है। तो ब्रिटिश क्राउन बोला नहीं 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 नहीं, वो ये नहीं है, वो गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का था, अब ये वाइस रॉय हो गया। अब हम लोग कंफ्यूज बोले कि वाइस रॉय हो गया, गवर्नर है तो वही आदमी। तो आप देखिएगा इस तरह से वो क्या किया, कंफ्यूज करने की कोशिश किया, और हम लोग कंफ्यूज हो भी रहे थे लेकिन समझ ही रहे थे, है ना। ऐसा नहीं कि इंडियंस लोग बुड़बक थे, बुड़बक नहीं थे, हम लोग समझ रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खेला है। उसके बाद आप देखिएगा कि जैसे जैसे आगे संघर्ष बढ़ेगा, कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में। कांग्रेस का जब स्थापना होगा तो उसमें आप क्या देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना में स्टार्टिंग पीरियड में नरम दल, है ना, नरम दल एक्टिव थे, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड था, हम लोग को अपना हक मांगना या हम लोग को अपना हक छीनना नहीं आता था। हम लोग रिक्वेस्ट करते थे इस अंग्रेज से, हम लोग बोलते थे कि हे अंग्रेज हमको कुछ दे दो, मतलब संवैधानिक तरीके से हम लोग क्या करते थे, अपनी बातों को रखते थे, अपने अधिकार की मांग करते थे, एप्लीकेशन लिखते थे, रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन देखिएगा कुछ समय बाद आप कह सकते हैं कि लगभग 15-20 साल के बाद लगभग अब क्या होने लगेगा कि एक नया, है ना, एक नया विंग चलेगा, वहां से एक नया दौर आएगा जिसको बोलते हैं गरम दल का दौर, और एक्सट्रीमिस्ट का दौर वहां पे आएगा, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जैसे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष जैसे बड़े बड़े लीडर का अब यहाँ पे उत्थान होगा। वो लोग बोलेंगे नहीं, अपनी हक को, जो मेरा हक है, जो मेरा है, उसको हम मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। इसलिए कि 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो उसमें स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था कि स्वराज, है ना, जैसा भी राज होगा स्वराज विदेशी राज से बेहतर ही होगा। तो आप देखिएगा कि एक्सट्रीमिस्ट लोग संघर्ष करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट का संघर्ष को भी दबा दिया जाएगा। तो जब एक्सट्रीमिस्ट का संघर्ष को दबा दिया जाएगा तो आप देखिएगा उधर क्रांतिकारी लोग उभरेंगे। क्रांतिकारी लोग फ्रंट से तो अंग्रेज को चुनौती नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनका रास्ता क्या था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, अब आंदोलन करने से, हड़ताल करने से, बहिष्कार करने से काम नहीं चलेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमें हथियार उठाना पड़ेगा, हमें धन इकट्ठा करना पड़ेगा। और अंग्रेज को ही क्या करेंगे, अंग्रेज हम ही लोग का धन को क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, तो उसी का धन को हम लोग क्या करेंगे, लूटेंगे, उसका हथियार को लूटेंगे, और पीछे से, है ना, पीछे से कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो क्रांतिकारी लोग सामने नहीं आ सकते थे, सामने आएंगे तो तुरंत अरेस्ट कर लेगा। आपने देखा होगा भगत सिंह एक बार सामने आए तो उनको अरेस्ट करके फिर लाहौर षड्यंत्र केस उन पे चल गया। तो आप देखिएगा कि क्रांतिकारी एक अलग मूड में थे। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट का आंदोलन को कुचल दिया गया क्योंकि 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया, हम ही लोग दो पार्ट में बैठ गए थे कांग्रेस 1997 में। उसके बाद देखिएगा तिलक को 1908 में जेल में डाल दिया गया, मांडले भेज दिया गया। तो आप देखिएगा कि लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे, संघर्ष आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंग्रेज क्या कर रहा है, कुचलते जा रहा है। अच्छा, उसके बाद दौर आएगा 1915 में महात्मा गांधी का, एक अलग ही दौर, है ना, एक अलग ही आप कह सकते हैं कि अलग ही रणनीति लेके आए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्रयोग किया और उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे वो क्या करे, इंप्लीमेंट फिर से कर रहे हैं, और सत्याग्रह और अहिंसा का एक अलग ही मार्ग लेकर आए और लोगों को जोड़े। सबसे खासियत ये था कि वो जननायक थे, वो विलेज को जोड़ पाए, क्योंकि कहने का मतलब था कि अभी तक जितने भी लीडर थे सब अर्बन क्षेत्र में ही थे, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो नरम दल हो, और क्रांतिकारी तो खैर वो पीछे से वार कर रहे थे, मतलब छिपके करते थे। तो अब गांधी जब आए तो गांधी ने देखा कि नहीं, जब तक ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़ेंगे नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की संकल्पना नहीं पैदा होगी, तब तक हम लोग ये भारत को नहीं देख सकते। और यही कारण है कि आप देखिएगा कि आज़ाद भारत के बाद जो हम लोग राजतंत्र को ठुकरा दिए, हम लोकतंत्र को अपनाए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, रिपब्लिक हम लोग घोषित किए। तो आप देखिएगा, आप देखिए 1951 में पहला सेंसस जो हुआ आज़ाद भारत के बाद, हमारा लिटरेसी रेट कितना था, 18% था, 18% के आसपास था, 18% लिटरेसी रेट। अच्छा, आज़ादी के समय जीवन प्रत्याशा कितना था, 32 साल, मतलब 32 साल एवरेज जीते थे लोग, इतना कम जीवन प्रत्याशा था। और उस समय हम लोग आत्मनिर्भर भी नहीं थे। उस जमाने में, उस माहौल में आर्थिक स्थिति एकदम जर्जर, अंग्रेज सोने के चिड़िया को लूट के चला गया था, तांबा का चिड़िया बना दिया था। उस जर्जर स्थिति में हम लोगों ने, अच्छा, इंडिया में अधिकांश जनसंख्या कहाँ है, ग्रामीण जनसंख्या। वो ग्रामीण जनसंख्या लोकतंत्र का सिद्धांत को अपनाया, ये अपने आप में काबिले तारीफ, ये योगदान है महात्मा गांधी का। क्योंकि महात्मा गांधी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलकर, ये आजकल के नेता जैसे नहीं कि हवाई जहाज से उड़ के गए, एक जगह उतरे, फिर सभा किया, फिर वहां से उतर गए, फिर उड़ के फिर दिल्ली आ गए, नहीं, वो पैदल गए,
वो कहते हैं ना कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, दुनिया क्या होती है किताबों को हटा कर देखो। तो वो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी क्या किए, लोगों जनमानस से जोड़े, जनमानस को बताए कि कैसे हमें संघर्ष करना, अंग्रेज हमारे पे गुलाम, हम लोग को गुलाम बनाए। अच्छा, उससे पहले आप देखिएगा लोगों को जागरूक करने के लिए भारत माता का फोटो बनाया गया। भारत माता का फोटो में जंजीर से बांधा हुआ दिखाया गया, लोग को दिखाया गया देखो ये तुम्हारी माँ है। तो हम लोग बोले अच्छा ये माँ है, कौन कौन माँ है? बोले ये भारत माँ है। बोले भारत कौन? बोले ये हमारा देश भारत, ये हमारी माता है। तो बोले इसको तब जंजीर से क्यों बांधा है? बोले हम लोग नहीं बांधा है, ये गोरे लोग बांधा है, ये अंग्रेज बांधा है। बोले अच्छा मेरी माँ को बांध के रखा है? तो बोला हाँ, तुम अब माता का क्या है, तुम संतान है, तुम पुत्र है, तो वीर पुत्र है, तो तुम क्या करो, अपनी माता को इस जंजीर से छुड़ा के दिखाओ और तुमको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और कैसे? तो लोग यहाँ से क्या हुए, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद धीरे धीरे पनपा लोगों के मन में। और वहां से फिर बोलेगा अच्छा, जहां वो लोग अंग्रेज को देखते उठा के पटक देते थे, अच्छा तुम मेरी माँ को बांध के रखा, रुको तुमको बताते हैं, जंजीर हटाओ। तो आप समझिएगा इस तरीके से लोगों को क्या किया गया, जोड़ा गया। अच्छा, सिर्फ गांधी जी ने, आगे चलकर आप देखिए गांधी का मूवमेंट बहुत बड़ा। गांधी आप कह सकते हैं जैसे कि क्रिकेट में, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो जैसे सचिन लोग का जब दौर था तो राहुल द्रविड़ को बोला जाता था वॉल, है ना, वो रन ज्यादा नहीं बनाते थे लेकिन एक साइड वो टिके रहते थे। गांधी वही थे। गांधी उस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के सेंटर पॉइंट में थे, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो थाम के रखे थे हर चीज को। अच्छा, गांधी इसके साथ जुड़ना बहुत आसान था क्योंकि गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग चुना। तो लोगों को लगा कि अच्छा अहिंसा, तो गांधी के ऊपर या गांधी के सत्याग्रही के ऊपर अटैक करना अंग्रेज के लिए सबसे मुश्किल होता था क्योंकि वो हिंसा नहीं कर रहे। तो जब वो हिंसा नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अंग्रेज को लग रहा है कि अब अंग्रेज अगर हाथ उठा देगा तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया तुरंत पड़ जाएगी, तो वर्ल्ड में पूरा हाहाकार मच जाएगा, देखो निहत्थे पे हाथ उठा रहा। तो कहने का मतलब यह है कि तो गांधी ने क्या किया, जनमानस को जोड़ा और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का संकल्पना ग्रामीण क्षेत्र में विकसित किया। उसके बाद आप देखिएगा आजाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस लगातार, है ना, क्या कर रहे, प्रहार कर रहे। तो आप देखिएगा हर एक व्यक्ति का, और ना जाने कितना नाम है जो फिर मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगा, और बहुत ऐसे नाम है जो गुमनाम है, गुमनाम आप कह सकते हैं कि जो इतिहास में भी शायद उनका नाम दर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। आपने सुना होगा कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो था वो आप बाह्य रूप से आपको लग रहा है कि वो सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन दरअसल वो सामाजिक धार्मिक आंदोलन कम और राष्ट्रवादी आंदोलन ज़्यादा था। क्योंकि देखिए क्या है कि हमारे इंटेलेक्चुअल लोग जो है, जो बुद्धिजीवी लोग जो है, वो जब पढ़ना शुरू किए तो उन्होंने क्या देखा कि यूरोपियन कंट्री में तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और नैतिकता, ये बड़ा बड़ा बात किया जा रहा है, अधिकार का बात किया जा रहा है, और हम लोग के साथ तो ये बड़ा शोषण कर रहा है, तो दोहरी नीति अपना रहा है, तो ये लोग ठीक है। तो उनको ये लगा कि अच्छा, मतलब वहां पे ये बड़ा बड़ा बात कर रहा है स्वतंत्र समानता का, और हमारे यहाँ बोल रहा है कि हमारे यहाँ शोषण कर रहा है, ये कर रहा है। तो उनको ये लगा कि नहीं, जब तक भारतीय समाज सोया हुआ है, वो कुरीति में बंधा हुआ है, वो पाखंड अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, तब तक हम लोग उसमें अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखिएगा, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, दयानंद सरस्वती हो, या फिर आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हो, आप देखिएगा कैसे वो लोग क्या करेंगे, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट, मतलब अंधविश्वास पे प्रहार करेंगे, कुरीति पर प्रहार करेंगे, क्योंकि हम लोग उस कुरीति में अगर बंद कर रहेंगे तो अंग्रेज से संघर्ष कैसे कर पाएंगे, तो वो कुरीति से हम लोग को बाहर निकालेंगे। तो उन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। और फिर आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जो शिकागो में जाकर जो एक ऐतिहासिक भाषण दिए और उसमें लोगों को बताया कि भारतीय संस्कृति क्या है, क्योंकि अभी तक अंग्रेज यही बोलते थे, यही दुष्प्रचार किए थे कि भारतीय संस्कृति का मतलब ये लोग तो जानवर का पूजा करता है और पशु का, इसका मतलब उनका सोच भी पशु जैसा ही होगा, ये लोग तो गाय और बंदर का पूजा करता है, बस मतलब ये मानसिकता लोगों के अंदर बैठा था इंडियन कल्चर को लेकर के। तो स्वामी विवेकानंद ने उसको क्या किया, खत्म किया। तो आप देखिएगा तो हमारा जो संघर्ष रहा है वो बहुत विशाल संघर्ष रहा है और बहुत व्यापक स्तर पर संघर्ष रहा है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से संघर्ष को कर रहे थे, लेकिन सभी का लक्ष्य एक था। तो ये तो मैंने कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। तो खैर, अब एक चीज़ आप समझिएगा, अब आपकी पूजा मैम है, ये तब से चुप है, इसे चलिए मैं इससे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। अब 78 ईयर हो गया आज़ादी का, राजनीतिक आज़ादी हम लोग को मिल गया। अब सवाल मेरा ये है, चूँकि एथिक्स बहुत अच्छा पढ़ाती भी है और नॉलेज भी इनको एथिक्स का भी बहुत अच्छा है, तो तुम ये बताओ कि क्या हम लोग को कल्चरल
फ्रीडम का अभी भी ज़रूरत है, या फिर लिंग्विस्टिक फ्रीडम का हम लोग को ज़रूरत है? जैसे महाराष्ट्र वाला केस हुआ, या फिर कर्नाटका में केस होता है कि कन्नड़ बोलो, हिंदी नहीं बोलना, इस तरह का हिंदी वर्सेस मराठा, इस तरह मराठी और हिंदी वर्सेस कन्नड़, इस तरह का जो मामला चलता है। या फिर हम कह सकते हैं कि क्या जेंडर के आधार पर इक्वालिटी स्टैब्लिश हो पाए, क्या उनको फ्रीडम मिला है, महिलाओं को फ्रीडम मिला है कि नहीं मिला है? तो इसमें क्या राय है, या न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेगी? देखिए, सबसे पहले अगर हम फ्रीडम की बात करें कि जैसे अभी आपके सर ने बोला कि क्या जेंडर को वो उस तरह से इक्वालिटी मिली है या नहीं, या फिर हम फ्रीडम के नाम पर भी लड़ते हैं अपने अपनी भाषा को लेकर, अपने अपने कल्चर को लेकर, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें जो फ्रीडम है वो सिर्फ हमारे लिए है। तो सबसे पहला यहाँ ये है कि हमें ये समझना होगा कि आखिर फ्रीडम क्या है, क्योंकि जब तक हम आज़ादी जो शब्द है इसके मायने को नहीं समझेंगे, इसके मीनिंग को नहीं समझेंगे, तब तक शायद ये जो पूरा सामाजिक ढांचा जो है हमारा फ्रीडम बेस्ड जितना ढांचा है उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले हम ये समझ लें कि व्हाट इज़ फ्रीडम, आज़ादी है क्या। तो देखिए, हमें लगता क्या है कि हमें बोलने की आज़ादी, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमें बोलने की आज़ादी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें, हमारा फंडामेंटल राइट हमें वो आज़ादी देता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। तो हमें पता चल गया, हमने पढ़ लिया कि भाई राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और जोड़ना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, अब मुझे बोलने का अधिकार है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं किसी को अपशब्द कह दूँ या किसी को हर्ट कर दूँ, किसी को गलत शब्द से संबोधित कर दूँ, तो ये फिर गलत होगा। तो यहाँ हमें सबसे पहला ये समझना है कि आपका जो अधिकार है, सबसे पहले तो अधिकार जैसे ही आपको मिलता है उसके साथ कर्तव्य भी जुड़ जाता है, क्योंकि बिना कर्तव्य के फिर अधिकार जो है वो क्या हो जाता है, फिर आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, मतलब पूरी तरह से वो बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि पहले तो अधिकार मिला तो उसके साथ आपको कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपका जो अधिकार है वो वहीं तक है जहाँ दूसरे का अधिकार शुरू होता है। जैसे सर आपका एक वो एग्जाम्पल देते हैं कि हाथ, अगर आपको हाथ घुमाने का आपके पास राइट है, हाँ, तो आपके पास स्वतंत्रता कि आप हाथ घुमा सकते हैं, लेकिन उतना ही तक जब तक सामने वाला का नाक टच ना हो जाए, क्योंकि सामने वाला का अधिकार जहां से शुरू होता है या सामने वाला का स्वतंत्रता जहां से शुरू होता है वहीं से आपका स्वतंत्रता खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो वही बात हो गई कि मुझे अगर हाथ हिला के हाथ घुमाने का अधिकार है तो उसका अधिकार बस वो भी एक क्या है, एक सीमा तक होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं हाथ हिलाकर किसी को चोट पहुंचा दूं। ये स्वतंत्रता के बारे में क्या कहना, जैसे भेदभाव से स्वतंत्र होना, भेदभाव स्वतंत्रता, शोषण से स्वतंत्रता, तो इस तरह का स्वतंत्रता, या फिर जैसे गरीबी से स्वतंत्रता, लोग क्या करते हैं, गरीबी को ही हटा देते हैं। हाँ। गरीबी को नहीं हटाते, गरीब को ही हटा देते। तो देखिए, तो पहले तो ये समझना होगा, तो ये हमें समझना होगा अच्छे से कि ये है, हमें ड्रेस पहनने की आज़ादी है, हमें कपड़े पहनने की आज़ादी है, हम कुछ भी चॉइस हमारा है। और आजकल इधर से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही कि आप फ्रीडम के नाम पे अगर हम ड्रेस की बात करें तो हम फूहड़ता को फैला रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि अरे इट्स माय फ्रीडम, इट्स माय चॉइस कि हम कुछ भी पहने, ठीक है, मैं कुछ भी पहनूं। लेकिन यहाँ पर भी ये बात समझनी पड़ेगी कि फ्रीडम के साथ साथ आपका कर्तव्य भी कुछ बनता है, कि आपको पता होना चाहिए कि हमें ये फ्रीडम दी गई है तो क्यों दी गई है। तो यहाँ पर जब आपको इस चीज़ का बोध होगा, आपको कर्तव्य का बोध होगा, तो आपके अंदर जो है, जो एथिक्स है, जो आपके अंदर जो आपके मोरल वैल्यूज़ है, वो फिर क्या हो जाएगा, जग जाएगा। और जैसे ही आपके अंदर एथिक्स आता है, तो एथिक्स जब नैतिकता आपके अंदर जागेगी, तो आपके अंदर सबसे पहला चीज़ जो जगेगा वो होगा एम्पैथी, यानी कि समानुभूति। क्योंकि आपको पता है कि मुझे बोलने की आज़ादी है तो मैं किसी को गाली नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो एम्पैथी का भाव है कि अगर वही गाली, कोई वही अपशब्द कोई मुझे वापस से दे रहा है तो मुझे क्या होगा, खराब लगेगा। तो जो चीज़ मुझे खराब लग रहा है वो चीज़ मैं किसी और के साथ कैसे कर सकती हूँ, आज़ादी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर। अगर हम ड्रेस की ही बात करें तो बिल्कुल चॉइस है सबका, कोई भी कुछ पहन सकता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि हम ड्रेस क्यों पहन रहे हैं। ह्यूमन जो है, हम जो है, हम तो इधर से अब कपड़े पहनने लगे। जब आदिकाल की अगर हम बात करें, पुराने समय की बात करें, जब हमें कपड़ा पहनना नहीं आता था, हम कपड़े नहीं पहनते थे, मतलब लेकिन सामाजिक संगठित जब हाँ, लेकिन फिर जब हम धीरे धीरे जब संगठित हुए, एक समाज बना, समाज में कल्चर उभरे, तो हमें समझ में आया कि ड्रेस पहनना चाहिए। ड्रेस क्यों पहनते हैं, तो अपने आप को अच्छा लगाने के लिए या पूरे अपने शरीर को ढकने के लिए, कवर अप करने के लिए। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम कुछ भी
उलूल जुलूल पहन ले और कहे कि ये हमारा फ्रीडम है। ये हमें समझना होगा। हमें अपनी एम्पैथी को, देखिए कहीं ना कहीं आप जब हम एम्पैथी एथिक्स की बात करते हैं तो आपके यूपीएससी के पेपर जीएस पेपर 4 का ये पार्ट है और ये कहीं मेंस का पार्ट है और ये कहीं ना कहीं ये आपके जो सोसाइटी है उसको कनेक्ट करता है। तो फ्रीडम भी यहाँ, अगर फ्रीडम की भी बात करेंगे तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा और यहीं से हम ये चीज़ समझ पाएंगे। और जैसे ही हमारे अंदर ये बोध आ जाएगा तो जो अभी आपके सर ने जो सवाल पूछा कि लिंग्विस्टिक आधार पर जो आज लड़ाइयाँ हो रही है फ्रीडम के नाम पर कि तुम मराठी बोलो, तुम हिंदी बोलो, तुम कन्नड़ बोलो, ये चीज़ें होनी बंद हो जाएगी क्योंकि हम उसी स्तर से या उसी लेवल से रिस्पेक्ट करेंगे जिस लेवल से हम अपनी चीज़ों को, अपनी आज़ादी को रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह सामने वाले की भी आज़ादी के उसको रिस्पेक्ट देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। उसके अलावा अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो यही जेंडर इक्वालिटी के लिए अगर हम बात करते हैं कि महिला जो है उनको दबाया जाता है समाज में या जो जिस भी स्तर पे उनको दबाया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा खुली आज़ादी नहीं दी जाती है हर चीज़ की। तुम ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे देखो, ऐसे उठो, ये सारी चीज़ें एक डायमेंशन। शादी के बाद ससुर जी डिसाइड करेंगे कि बिल्कुल जॉब करेगी या नहीं करेगी। शादी के बाद या फिर शादी जो तय होता है तो उस समय जो इन लॉज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि लड़की जॉब करेगी कि नहीं, हम परमिशन देंगे, हम इसको मतलब परमिट करेंगे कि तुम जॉब करो कि नहीं करो। तो ये जैसे ही आप परमिशन देते इट मीन्स कि आप वहाँ पर अथॉरिटी वाले पद पर आ गए। तो यहाँ पर यही है कि अगर उस इंसान के मन में भी, अगर हम मेन और विमेन की बात करें तो अगर एक पुरुष के अंदर ये भाव आ जाएगा कि अगर मुझे आज़ादी है तो वही आज़ादी इसको भी उतनी ही प्यारी होगी अगर कोई महिला है, या फिर कोई महिला है तो उसको भी ये समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से समाज ऐसा है जहाँ पर महिला क्या होती है वो ज़्यादा अपना वर्चस्व करती है, और बहुत समाज ऐसा भी है इसी सोसाइटी में जहाँ पर पुरुष का क्या होता है वर्चस्व। तो वर्चस्व किसी का भी खराब है, चाहे वो पुरुष का हो या महिला का हो। तो बात मूलतः घूम के वही एथिक्स पे आ जाती है, वही एम्पैथी पे आ जाती है कि अगर हमारे अंदर एम्पैथी होगी तो ना हम लिंग्विस्टिक आधार पर, ना तो जेंडर बेस्ड, ना तो किसी भी आधार पर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ भेदभाव करेंगे। तो एक लाइन में कैसे कह सकते हैं कि आज़ादी का मतलब वही है जो आपके कर्तव्य का आपको बोध कराए, आपको वो बोध होना चाहिए, और साथ ही साथ ये सेंस कि मेरी आज़ादी वहीं ख़त्म होती है जहाँ पर दूसरे की आज़ादी, सामने वाले की आज़ादी क्या है, शुरू होती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी वो ये मैसेज भी देना चाहते थे जब उधम सिंह ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओडवेयर, है ना, ओडवेयर को जब वो मारे थे गोली लंदन में जाके, और जब उनको अरेस्ट किया गया, जब कोर्ट के सामने पेश किया गया और जब पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बताते मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो आप समझ सकते वो पूरे भारत को क्या कर दिए, एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये हम लोग को स्वतंत्रता सेनानी हम लोग को सिखा कर गए, तो वो चीज़ को हम लोग को फॉलो करना, हम लोग को आगे बढ़ना। और सबसे बड़ी बात, अभी स्वतंत्रता सेनानी की बात हुई तो इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी। अभी का एक समय ऐसा हो गया है, एक माहौल ऐसा बन गया है जहाँ पर हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों का बंटवारा कर दिया, उनको कैटेगराइज कर दिया कि भगत सिंह मेरे, सुभाष चंद्र बोस तुम्हारे, गांधी मेरे, तो वो तुम्हारे, मतलब ये हमने बंटवारा कर दिया। तो ये अगर हम कर रहे हैं अपने समाज में, आज की सोसाइटी अगर ये कर रही है, और इसमें बहुत बड़ा एक आप हाथ बोल सकते हैं जो आज की मेन स्ट्रीम में बैठी हुई मीडिया है, उनका भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो इस चीज़ में अपनी भूमिका नेगेटिव वे में निभा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अपमान है ये कि हम उन वीर लोगों का ये अपमान कर रहे हैं कि हम उनका बंटवारा कर रहे हैं। उनका रास्ता अलग था, गांधी का रास्ता अलग था, भगत सिंह का अलग था, सुभाष चंद्र बोस का अलग था, सभी का अलग अलग रास्ता था। तो अगर मुझे इस रास्ते पर पहुंचना है तो आपके सर इधर से आएंगे, मैं इधर से आऊँगी, आप उधर से आएंगे, लेकिन मूलतः अंततः हमें कहाँ पहुंचना है कि एक मुकाम पर पहुंचना है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें इन अंग्रेज़ों से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए किसी भी हाल में। तो मैं अपने तरीके से अपना काम करूँगी, आप अपने से तरीके से काम करेंगे, लेकिन उस समय के लोगों को हमने आज के समय से क्या कर दिया, बांट दिया कि नहीं, अगर हमें किसी की विचारधारा पसंद नहीं आई तो हमने क्या किया, उसको गाली देना शुरू कर दिया, जो बहुत बड़ा अपमान है। हम हर किसी के विचार से, और 100% एब्सोल्यूट क्या हो सकते, कभी भी हम उनके विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं कि नहीं आपके विचार से, क्योंकि हर कोई इंसान ही है। गांधी जी भी क्या थे, इंसान ही थे, उनकी भी कई विचार है जिससे आप सहमत नहीं हो सकते। तो हम विचार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन
एक उस पर्सन की, अगर हम खास करके अगर गांधी जी की बात करें तो आज ये बहुत विडंबनीय है कि हमारे देश में गांधी जी को लोग गाली देकर, बहुत लोग, बहुत ऐसे यूथ है जो गाली देते हैं, या बहुत ऐसे बूढ़े लोग भी है, हाँ, और एक हत्यारे, एक कायर का क्या करते हैं, गुणगान गाते हैं। तो ये बहुत दुखी करने वाली बात है कि आप पढ़े, आप गांधी को पढ़े या भगत सिंह को पढ़े, सबको पढ़े, उनके विचारधारा से हो सकता है आप कहीं सहमत हो सकता है गांधी जी की किसी आंदोलन से आप सहमत ना हो सकता है गांधी जी के किसी लिए गए निर्णय से सहमत ना हो, जैसे कि चौरी चौरा कांड के बाद क्या हुआ था कि गांधी जी ने आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था, रोक दिया था। तो हो सकता है आपको वो अच्छा नहीं लगा हो, तो आप उसकी आलोचना करें, लेकिन उस व्यक्तित्व के, उनकी जो व्यक्तित्व थी उसकी आलोचना आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वहां पर क्या होता है, फिर हम पर्सनल हो जाते हैं कि नहीं नहीं, अरे गांधी तो एकदम बहुत ही क्या थे, बेकार आदमी थे, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। क्योंकि उस इंसान की देन जो इस देश में है उसको भूल पाना बहुत मुश्किल है। आज के जो युवा पीढ़ी है, न्यू जनरेशन जो है, उनको शायद ये बात नहीं पता होगा, जब 15 अगस्त 1947 को जस्ट में डूबा हुआ था भारत, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, न्यू दिल्ली में सब लोग एंजॉय कर रहे थे, उस समय महात्मा गांधी वहाँ नहीं थे, उस सेलिब्रेशन में नहीं थे। महात्मा गांधी उस समय बंगाल में थे और बंगाल में उस दंगा को, वो जो राइट चल रहा था उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। और उस दिन वो कुछ नहीं खाए, तो वो अनशन पे थे। 15 अगस्त जिस दिन आज़ादी मिला उस दिन वो अनशन पर थे। तो आपको नहीं पता होगा गांधी कौन थे। एक धोती में वो पूरी ज़िंदगी बिताती, वो चाहते तो पूरे आराम से विदेश में जाके सेटल हो जाते। अच्छा, यहाँ पे किसका औकात था कि महात्मा गांधी को रोक लेता राष्ट्रपति बनने से या प्रधानमंत्री बनने से? अगर वो बोल देते कि हमको बनना पड़ा, तो कोई एक लीडर का नाम बताइए जो अपोज कर देता। नहीं कोई कर पाता, खुल के तो नहीं कर पाता, पीछे में जो भी करे नहीं कर पाता। ये ताकत था। आइंस्टीन जैसा लोग पसंद करता गांधी। अब आपको नहीं पसंद है गांधी तो इसमें आपकी गलती है, इसमें गांधी जी का व्यक्तित्व थोड़ी गिर जाएगा, या फिर उनका जो विराट पर्सनालिटी वो उनमें थोड़ी कोई कमी आ जाएगी। तो आइंस्टीन जैसा लोग पसंद करता। आइंस्टीन कहता भी था कि, और ये बात कही ना कि मुझे लग रहा है कि न्यू जनरेशन जो आ रहा है अब ये चीज़ सच हो रहा है। आइंस्टीन कहता था कि शायद भविष्य में लोग शायद ही यकीन कर पाएंगे कि हार्ड मान से बना कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं। नेल्सन मंडेला इतने बड़े, जो आपको पता है रंग भेद के बहुत बड़े क्या थे, आंदोलनकारी थे, वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। तो आप समझ सकते हैं, बहुत विराट पर्सनालिटी वो। तो हमारे देश में ऐसे महापुरुष लोग पैदा हुए, जन्म लिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका इज्जत होना। आप क्या है, आप सुबह शाम बस खोट निकालने में लगे हुए कि कहाँ कोई कमी दिख जाए, कहाँ पे कोई भाषण दिख जाए ऐसा कमी निकाले तो हम हर किसी में नहीं। और अच्छा, गांधी का खास बात क्या है? गांधी का खास बात यह है कि वो उनकी कमी आपको कोई और जगह जाना ही नहीं पढ़ने के लिए। गांधी ने खुद लिखी है अपनी कमी। कौन एक व्यक्ति, आप जितने स्टूडेंट न्यू जनरेशन वाले हैं, आपने जीवन में कितना गलती किया, एक बार आप अपने माता पिता के सामने खड़ा होकर बताइएगा कि पापा मैंने इतना गलती किया, ये किया है। या आप दिल्ली में, आप पटना में जाके पढ़ाई कर रहे हैं कि पापा हम पढ़ाई नहीं करते, हम ये करते हैं, आपका हाथ पैर कांप जाएगा, आप अपनी गलती को नहीं वहाँ पे बता पाएगा। और गांधी जो पूरे वर्ल्ड लेवल का लीडर थे, वो पूरे देश के सामने अपना गलती स्वीकार कर रहा। बोलते हैं कि लोग मुझे महात्मा कहते तो मुझे शर्म आती है, मैं उस लायक नहीं हूँ। आप समझ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा अलग था, लेकिन वही सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता करके संबोधित किए थे। तो ये गांधी थे। तो खैर ये चीज़ पढ़ना चाहिए, ये चीज़ जानना चाहिए। अच्छा, एक सवाल तुमसे कि क्या न्यू जनरेशन शायद पढ़ नहीं रहा है क्या इतिहास, या फिर इंटरेस्ट नहीं है? ये चीज़ है, क्योंकि अभी के समय में हम ज्ञान ले रहे। देखिए अभी कहीं भी आपको कोई फैक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अब हमारे पास गूगल हो गया है। हाँ, इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी का दुनिया चल रहा है, तो हम कहीं से भी तुरंत निकाल लेते हैं। अरे तुरंत गूगल किया और तुरंत में हमें इंफॉर्मेशन मिल गया। लेकिन हम वहाँ ये देखना भूल जाते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कितना ऑथेंटिक है। और उससे हाँ बिल्कुल और 2 लाइन पढ़ के, और 2 लाइन में हम कहाँ पढ़ रहे, तो हमारे व्हाट्सएप पर किसी फ्रेंड ने सेंड कर दिया, फेसबुक पर किसी ने कोई स्टोरी शेयर कर दी, तो उसको देखकर हम ज्ञान ले लेते कि अरे देखो, हाँ, या यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बना दिया, या कुछ भी। आजकल तो AI से भी ना जाने क्या क्या चीज़ें बन रही है। तो वो सारी चीज़ें देखकर हम क्या करते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन जब आपको एनालिसिस करना हो ना, तो अगर आप जिनको पसंद करते हैं या जिनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं एक बार फिर बोलती हूँ, जैसे गांधी जी को लोग यहाँ पर गाली देते हैं और जो हत्यारा है उसकी तारीफ करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप उनको भी पढ़िए,
गांधी जी को आप पढ़िए, भले आप उनको पसंद करते हैं, और जिन्होंने हत्या की उसको भी पढ़िए आप, क्योंकि जब आप दोनों को पढ़ेंगे तभी जाकर आप एक सही मायने से, हाँ बिल्कुल, और अपने विवेक को, कि किसी राजनेता ने कुछ बोल दिया या आपके ग्रुप में कुछ आ गया, या किसी भी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपके दादा परदादा गाली देते, मतलब एक बात की कोई गाली देते थे तो आप भी गाली दे, नहीं, आपको अगर आलोचना, क्योंकि देखिए एक शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, वो गाली कभी नहीं दे सकता, सबसे पहली बात, वो आलोचना करेगा और उस स्तर से करेगा, उस स्तर को एनालिसिस करके सब कुछ एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा, किताबों को देखना होगा, है ना, क्योंकि एक बड़ी सुंदर एक लाइन है कि किताबों को हटाकर देखो। हाँ, दुनियादारी अगर आपको समझनी है, हमें लगता है कि हम फेसबुक व्हाट्सएप और ये सब देख के दुनियादारी या किताबों में देखकर, वो बोला जाता है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो दुनिया क्या होती, किताबों को हटाकर हाँ, देखो। तो यहाँ पे मेरा सेंस ये नहीं कि आप किताब हटा के देखिए, कहने का मतलब ये था कि किताबों को पढ़े, मतलब जो ऑथेंटिक, तो अभी शायद मैंने बताया था, हाँ, स्टार्टिंग में। अच्छा, हाँ, तो वही था, तो कहने का मतलब कि किताबों को आप पढ़े, वहां पर देखें, समझे, और उसके बाद फिर खुद का एनालिसिस करें। और जो ये शब्द है ना, यहाँ पर जो सर ने शब्द बोला कि किताबों को हटाकर, तो यहाँ पर उसको मत कनेक्ट कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके बाद अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी समझदारी से उस चीज को, उसका क्या करेंगे, आकलन करेंगे, है ना। बिल्कुल, तो ये चीज होनी चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस 78 साल हो चुका है, स्वतंत्रता का 79th इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग को ये सब भी, अब हमारे पूर्वज तो आज़ादी दे के हम लोग को चले गए, अंग्रेज को तो भगा दिए, खदेड़ दिया से, लेकिन अब जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ध्यान देना। अब हम लोग को भारत, एक अद्भुत भारत का निर्माण करना है, और सिर्फ कहने से वो नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो आप सभी को फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए, आप सभी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, दूसरे की आज़ादी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितनी कि आप खुद की आज़ादी को देखते हैं और देते हैं। धन्यवाद।